हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल सीपीओ एग्ज़ाम जो कि आपका 2022 में होना है, तो इस एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम के लिए जीएस, जीके और करंट अफेयर की सबसे बेस्ट तैयारी करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अगर फर्स्ट टाइम हमारे सेशन से जुड़े हुए हैं तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करेंगे। हमारे आज के इस सेशन में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हमारे इस सेशन में आपको एसएससी में पिछले गत वर्षों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है और टॉप 50 प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाला है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलने वाले, जिसके माध्यम से आप अपनी बेस्ट तैयारी करने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट को हम एक विशेष विश्लेषण के साथ में आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, फटाफट से आज के सेशन को आप लोग लाइक करिए और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से आप सभी लोग शेयर करिए आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ में। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, टक्कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है उसे ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक की यात्रा में लगे समय की छूट दी जाती है। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 24 घंटे। दोस्तों 24 घंटे के अंदर उसे अपने निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है। और इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो दोस्तों इसका वर्णन अनुच्छेद 22 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 22 में किया गया है। अनुच्छेद 22 में तो हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। फटाफट से सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना में किसके द्वारा की गई है, तो इसके जो ये मिशन अंत्योदय है इसकी परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिशन अंत्योदय, दोस्तों मिशन अंत्योदय की परिकल्पना किसके द्वारा की गई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, परिवहन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विकास मंत्रालय या फिर शहरी विकास मंत्रालय। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी मिशन अंत्योदय, तो मिशन अंत्योदय ये जो परियोजना है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो दोस्तों ये परियोजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, फटाफट से छाप देंगे। लाहो, थोरा, रोम्फ या फिर नाटी। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर बात करी जाएगी तो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित नृत्य का नाम है नाटी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नाटी जो नृत्य है हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। और नाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त जो है ये उत्तराखंड में भी प्रचलित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में भी प्रचलित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लोथल किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। लोथल जो है किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। बात आती है जब लोथल की दोस्तों, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे एकदम। बात जब करी जाएगी लोथल की, तो लोथल जो है ये 1954, ठीक है, इसकी खोज कब की गई,
1954 में इसकी खोज की गई। कहाँ पर की गई? लोथल की खोज गुजरात में की गई। और बात की जाएगी लोथल की दोस्तों, तो लोथल जो है यहाँ से किसका साक्ष्य मिला? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है लोथल से मिला। और साथ ही साथ में यहाँ पर मनके बनाने का कारखाने का साक्ष्य कहाँ पर मिला? मनके बनाने का कारखाना कहाँ था? तो मनके बनाने का कारखाना जो है इसका साक्ष्य, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुए। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ में लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण क्या था? बंदरगाह था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बंदरगाह था। और ये बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। अगला जो है ध्यान से देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करी जाएगी या फिर पंचायती राज संस्था की, तो इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा जो है इसे क्या किया गया है? इसे संवैधानिक दर्जा मिला है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, 73वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1952 में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1952 में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। ध्यान से देखेंगे, पंचायती राज से यह संबंधित है। दोस्तों अगर बात करी जाएगी पंचायती राज की, ठीक है, तो पंचायती राज जो है ये इसका 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इस जो 73वां संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों लागू हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि प्रति वर्ष 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फटाफट से बताएंगे मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मायोपिया का नाम है निकट दृष्टि दोष। दोस्तों बात की जाएगी निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? समीप जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, निकट की वस्तुएं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं जो हैं नहीं दिखाई देती हैं। ध्यान रखेंगे, नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष का जो है में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी दूरदृष्टि दोष को और किस नाम से जानते हैं? तो दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम है, क्या नाम है बताएंगे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दूरदृष्टि दोष का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया किसका नाम है दोस्तों? तो हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष का नाम है। और दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, बल्कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी मड़ई महोत्सव की, फटाफट से सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बात जब आती है मड़ई
महोत्सव की, मड़ई महोत्सव, मड़ई महोत्सव दोस्तों बात आती है मड़ई महोत्सव की। तो मड़ई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है मड़ई महोत्सव। और यह जो महोत्सव है ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे, मड़ई महोत्सव गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा यह जो है त्यौहार मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? होम रूल लीग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। होम रूल लीग आंदोलन जो है किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1916। 1916 में दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और इसे किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट दोस्तों। एनी बेसेंट की अगर बात करी जाएगी तो एनी बेसेंट पहली महिला हैं जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की क्या की? स्थापना की। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में अगर बात करी जाएगी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात आती है तो बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन को कहाँ से शुरू किया गया था? तो इन्होंने बेलगांव से शुरू किया था। कहाँ से? बेलगांव से होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना जो शुरुआत है कब से किया था? 1916 से। ध्यान से देखेंगे 1916 में किया था। ठीक है, प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक को किसने लिखा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ध्यान से देखेंगे सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है विलियम डेल रिम्पल। विलियम डेल रिम्पल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किशोर ऋण के अंतर्गत अधिकतम कितना बैंक लोन अनुज्ञेय है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किशोर ऋण के अंतर्गत अधिकतम कितना बैंक लोन जो है अनुज्ञेय होता है? कमेंट सेक्शन अनुज्ञेय किया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा किशोर ऋण के अंतर्गत 5 लाख बैंक लोन जो है अनुज्ञेय किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषयों में आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रताओं पर अधिक जोर दिया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसमें कौन सा व्यक्ति है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रॉबर्ट लुकास, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन या फिर मिल्टन फ्रीडमैन। तो दोस्तों किसने जो है अर्थशास्त्र के विषयों में आय की वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी अमर्त्य सेन की, तो दोस्तों अमर्त्य सेन को 1998 में दोस्तों अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित है? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी सुंदरबन डेल्टा की, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के एक साथ मिलने से क्या बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है सुंदरबन डेल्टा। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा की अगर बात करी जाएगी यह कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो यह भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पर? तो दोस्तों यह भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है सुंदरबन डेल्टा। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? कमेंट सेक्शन में छापेंगे। सही आंसर क्या है? एक बार फिर से प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1793 का रेगुलेटिंग अधिनियम? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1773 का। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखेंगे, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? तो 1800 चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ में व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार को समाप्त किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल लगभग कितना होता है? तो दोस्तों प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो 10 न्यूटन होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 10 N होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ऊर्ध्वपातन के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों ठोस का, ध्यान से समझेंगे, ठोस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना, ध्यान से सुनेंगे, ठोस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में पहुंचना ही क्या कहलाता है? गैसीय अवस्था में पहुंचना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? तो ठोस का द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में पहुंचना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। तो इसमें इसका सही आंसर क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से, इसमें सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऊर्ध्वपातन दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का जो है मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है ऊर्ध्वपातन में। जैसे कि आपका होता है कपूर का जलना। जब आपका दोस्तों कपूर जलता है तो इसमें यह जलीय रूप में ना होकर सीधे जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यह किसका एग्जाम्पल है? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी? जो कि ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसके समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? तो दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म संहिता लिखी थी। क्या लिखी थी? ब्रह्म संहिता किसने लिखी थी? तो दोस्तों ब्रह्म संहिता जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और अगर बात की जाएगी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने की?
राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1828 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना के दौरान जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद तथा अस्पृश्यता का अंत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और राजा राम मोहन राय के बाद इसका नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो अगर बात पूछी जाए कि ब्रह्म संहिता जो है किसने लिखा है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो इबोला रोग का कारण दोस्तों क्या होता है? विषाणु होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इबोला रोग का रोग कारक क्या है? रोग कारक इबोला रोग का है विषाणु। दोस्तों अगर बात करी जाएगी विषाणु, ठीक है, और इसमें क्या होता है? तो इसमें अंदरूनी रक्तस्राव जो है प्रारंभ हो जाता है। और इबोला नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो है इबोला नदी के किनारे एक गाँव में जो है सबसे पहले किसी व्यक्ति को हुआ था, तो इसलिए इस रोग का नाम इबोला रोग कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? दोस्तों बात करी जाएगी अगर यमुना एक्सप्रेसवे की, ध्यान से देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे, तो बताएंगे यमुना एक्सप्रेसवे किन दो देशों को जोड़ती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे यमुना एक्सप्रेसवे किन दो देशों को जोड़ती है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ग्रेटर नोएडा तथा आगरा को जोड़ती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यमुना एक्सप्रेस वे। और इसे ताज एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज एक्सप्रेस वे। ताज एक्सप्रेस वे कहते हैं क्योंकि आपका आगरा में क्या पड़ता है? तो आगरा में ताजमहल है, जिसके कारण इसे ताज एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला अणु पाया जाता है और यह एक परत बनाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वायुमंडल के ऊपरी परतों में ऑक्सीजन की 3 अणुओं वाला जो है 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है O3। और O3 का किसका नाम है दोस्तों? तो O3 नाम है ओजोन का। दोस्तों किसका नाम है? ओजोन का। तो ओजोन एक जो है यह एक परत बनाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है और यह एक परत बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं ओजोन मंडल। और ओजोन परत जो है ये क्या है? ओजोन परत क्या है? वायुमंडल की एक परत है और जिसमें ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और यह जो है ओजोन गैस है जिसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि ओजोन जो परत है यह सूर्य की पराबैंगनी हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, वह उन्हें अवशोषित कर लेता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी या फिर लद्दाख श्रेणी। दोस्तों अगर बात की जाएगी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है काराकोरम श्रेणी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गाडविन ऑस्टिन। दोस्तों नाम याद रखेंगे, गाडविन ऑस्टिन दूसरा नाम है इसका। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। कहाँ के काराकोरम? तो कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है गाडविन ऑस्टिन। और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। बताएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में से
निम्न में से किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता है? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अंशु मलिक। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया, इन लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पुनीत राजकुमार। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पुनीत राजकुमार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष का खिताब किस देश से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरुष का खिताब किस देश से संबंधित है? तो पुरुष का खिताब जो है ये किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष का खिताब जो है किससे संबंधित है? तो ये प्रभात जयसूर्या से संबंधित है। यहाँ पर किससे मिला है, ठीक है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर होगा किससे संबंधित है, तो प्रभात जयसूर्या। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, CSIR की पहली निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों CSIR की पहली निदेशक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। CSIR की नई महिला निदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया। ध्यान से देखेंगे, राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? दोस्तों तो राकेश झुनझुनवाला की अगर बात की जाएगी, इनका संबंध किससे है? दोस्तों राकेश झुनझुनवाला का संबंध शेयर मार्केट से है, शेयर बाजार से है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, ये आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रतिदिन SSC CGL में प्री तथा मेंस एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए 8 बजे शाम को 50 बेस्ट प्रैक्टिस सेट की सीरीज में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। 50 बेस्ट प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 50 बेस्ट प्रैक्टिस सेट की सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें गत वर्षों के जो प्रश्नों हैं उनका समावेश हम करेंगे। गत वर्षों के प्रश्नों का समावेश इसमें किया जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो GD में पूछा गया हो, CGL में पूछा गया हो, CPO में पूछा गया हो, SSC से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो सभी आपको इन 50 प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। ये सभी सेशन आपके लिए एक से बढ़ के एक सेशन आपका होने वाला है। हर एक सेशन को हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। जिनका सपना है सरकारी नौकरी का, उन सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।